नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विषय विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 3 जो हमारा क्रम अभी जारी है, जो आज लगभग यहाँ पर आपकी पूरा हो जाएगा। इससे पूर्व मैंने आपको अध्याय 1 और 2 के बारे में अच्छी तरह से विस्तृत ज्ञान के रूप में आपको नोट्स और वीडियो के माध्यम से समझाया है। अध्याय 3 आनुवंशिकी किससे कहते हैं, आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता का जनक कौन है और मेंडल को आनुवंशिकता का जनक क्यों कहते हैं, मेंडल सफल हुआ इसके प्रमुख कारण क्या है, मेंडल ने जिस पादप का प्रयोग किया उसका नाम उद्यान मटर है, उद्यान मटर का बॉटनिकल नेम पाइसोसेटाइगम है, मेंडल ने उद्यान मटर का ही चयन क्यों किया, मेंडल के प्रयोग कितने हैं, तो आपकी बुक में अगले वीडियो में मैंने आपको बताया थे 2 हैं, एक संकर संकरण प्रयोग और द्विसंकर संकरण प्रयोग। एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर मेंडल ने 2 नियम बनाए थे, जिसमें पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। और द्विसंकर संकरण प्रयोग जो है, जिसके आधार पर मेंडल ने अपना तीसरा नियम प्रतिपादित किया था, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेंडल के एक संकर और द्विसंकर प्रयोग के आधार पर बने नियम, जिसे हम सिद्धांत भी कहते हैं, आनुवंशिकता में इसका क्या महत्व है, तो ये सब बातें आपको इसमें देखी हैं। तो यहाँ पर एक संकर संकरण के आधार पर अगले नोट्स और वीडियो मैंने आपको बताया था प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम क्या होते हैं। तो पृथक्करण के नियम के बाद यहाँ पर कुछ 2 परिभाषाएं हैं जो रह गई थी, इससे मैं यहाँ अभी बता रहा हूँ। इसके बाद अपना जो तीसरा जो सिद्धांत है मेंडल का, तीसरा जो नियम है, उसकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। तो तीसरे नियम की चर्चा करने से पूर्व यहाँ पर एक संकर पूर्वज जो संकरण है, जिसे आपको यहाँ समझना है। अब अभी तक आपने दोनों लक्षण को देखा है, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं या प्रकट होते हैं। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जो दिखाई नहीं देते या अगली पीढ़ी में प्रकट होंगे या अभी फिलहाल छुपे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर यदि F1 पीढ़ी, आपने रेखा चित्र बना रखा था, किस प्रकार से आपने उस रेखा चित्र को बनाना सीखा था, तो यदि F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीव पौधे, जिसमें एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, यानी एक लंबा पौधा है एक गोला पौधा है, पौधे का संकरण दोनों का मतलब कौन, कैपिटल टी जो F1 पीढ़ी में ही दिखाई दिया यानी कि प्रभावी लक्षण है, और दूसरा स्मॉल टी यानी कि अप्रभावी लक्षण है, जो छुपा हुआ है, जो प्रकट नहीं हो रहा है। इनमें से किसी एक के साथ संकरण कराया जाए। F1 पीढ़ी में जो भी हमको संतति प्राप्त हुई है, उसका संकरण हम किससे करवाएंगे, प्रभावी लक्षण से या अप्रभावी लक्षण से। तो जब इनके बीच में संकरण कराया जाता है, तो इसके आधार पर इसके 2 प्रकार हैं। यहां पर समझे आप लोग, पहला है बाह्य संकरण, दूसरा परीक्षण संकरण। अब बाह्य संकरण क्या होता है, अच्छे से समझे, बहुत ही सरल है हालांकि ये, लेकिन कभी-कभी क्या है, नियमों को छोड़कर सीधा ऐसी छोटी परिभाषाएं भी हमको बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बाह्य संकरण जिसमें T कैपिटल T स्मॉल यानी कि प्रभावी अप्रभावी जो F1 पीढ़ी में हमें मिले हैं, पादप का संकरण किससे होगा, केवल प्रभावी लक्षण से। यहां पर आपको समझना है, जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण हमें प्रभावी लक्षण से कराएं, तो हमें सभी पौधे क्या मिलेंगे, लंबे। सभी पौधे क्या मिलेंगे, लंबे। इस संकरण को हम कहते हैं बाह्य संकरण। बहुत ही सरल है, केवल प्रभावी लक्षण से ही F1 पीढ़ी का आपको क्रॉस करवाना है। दूसरा है परीक्षण संकरण। इसमें प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतति, जिसमें प्रभावी और प्रभावी दोनों लक्षण हैं, का संकरण किससे करवाओगे आप, अप्रभावी जनक से। पहले किससे करवाया था, प्रभावी जनक से, अब किससे करवा रहे हैं, अप्रभावी जनक से। तो इसमें लक्षण प्ररूप और जीव प्ररूप का अनुपात 1:1 मिलेगा। इसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं।
बस केवल दो शब्द को ध्यान रखना है, प्रभावी अप्रभावी। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण जब प्रभावी लक्षण से करवाते हैं तो बाह्य संकरण कहते हैं, और प्रथम संतति से प्राप्त जो संतति है उसका संकरण अप्रभावी जनक से करवाएंगे तो इससे हम क्या बोलेंगे, परीक्षण संकरण। तो यहाँ पर एक छोटी सी दोनों परिभाषाएं हैं, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना। बहुत ही सरल चैप्टर है ये, 4 में से 4 अंक हम आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको वापस मैं ले चलता हूं, मेंडल के नियम आपके इस चैप्टर में 3 है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल के प्रयोग कितने, 2, एक संकर संकरण प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग। हालांकि बहु संकरण प्रयोग अगली उच्च कक्षा में आप इसको देख पाएंगे, लेकिन अभी इस 10वीं तक के लेवल में यहाँ पर ये 2 बातें दे रखी हैं। तो आज हम तीसरा जो नियम है मेंडल का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इससे पूर्व आपने प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम को पढ़ लिया है, समझ लिया है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है? अभी तक आपने प्रभाविता के नियम में देखा, जो लक्षण प्रकट होते हैं प्रभावी नहीं होते हैं अप्रभावी। पृथक्करण में दोनों पृथक हो जाते हैं, यानी कि बीच संयोजित हो जाते हैं, और अगली विधि में पुनः ये कहीं न कहीं प्रकट होते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन शब्द को ध्यान रखें आप लोग, 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षण, क्योंकि इसमें विपरीत लक्षण 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों युक्त पादपों का संकरण कराया जाता है। यानी कि दोनों लक्षण आपने विपरीत लिए हैं तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं होता। प्रभाव का मतलब इनको वो नष्ट नहीं करते, केवल छुप जाता है, और छुपने के बाद लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि एक दूसरे को नष्ट नहीं करते हैं, वो स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्वतंत्र होने के बाद अगली पीढ़ी में पुनः आपको नजर आते हैं। इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षण युक्त पादपों के बीच यदि संकर या निषेचन कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात जो युग्म विकल्पी हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर मेंडल ने विभिन्न प्रकार के लक्षण, जिसमें 2 लक्षण लिए थे, क्योंकि ये जो नियम बना है वो मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। तो यहाँ पर आप देखें, मेंडल ने पीले बीज और हरे बीज, तो पीले जो बीज हैं उनका प्रतीक है कैपिटल Y, और हरे जो रंग है उसका स्मॉल y। इसके बाद गोलाकार जो बीज लिए उसका प्रतीक लिया कैपिटल RR, और झुर्रीदार जो बीज थे उनका प्रतीक लिया स्मॉल r। यानी कि 2 लक्षण, पहला रंग कौन सा हुआ, रंग, और दूसरा आकार, ये 2 लक्षण मेंडल ने इस नियम में लिए। अब दोनों के बीच में जब संकरण प्रथम विधि ली गई तो आप देखें इस प्रकार का रेशो हमें प्राप्त हुआ जो विषम युग्मजी प्रकार का है, और इसका आगे पुनः F2 विधि प्राप्त करने के बीच इन्हीं विषम युग्मजी का उपयोग किया गया, तो हमें इस प्रकार से ये एक रेशो प्राप्त हुआ, जिसे आप देखें। तो यहाँ पर अब इसी का आपने चेकर बोर्ड के माध्यम से हम इसको देखेंगे। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी संतति का अगली पीढ़ी में पुनः हमने रेशो प्राप्त किया, तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हुए। अब इसी को, अब आप ये चेकर बोर्ड है, इसको अच्छे से देख लें आप लोग। इस चेकर बोर्ड में ये जो 16 डिब्बे आपको दिख रहे हैं, इनमें प्रथम जो Y R आप देख रहे हैं दोनों कैपिटल हैं, तो पहले वाला जो डिब्बा है इस डिब्बे के ऊपर Y R पहला वाला भाग, दूसरा है कैपिटल Y स्मॉल r, तो दूसरा जो डिब्बा है इसके ऊपर कैपिटल Y स्मॉल r, तीसरा जो भाग है स्मॉल y और कैपिटल R, तो तीसरे के ऊपर लिखा, और चौथे में दोनों स्मॉल हैं तो आपने चौथे वाले जो डिब्बे हैं इसके ऊपर दोनों को रख दिया, जिसमें झुर्रीदार और जो बीज हैं हरे दोनों मिले।
अब यहाँ पर यही क्रम आपको वापस ऊपर से नीचे तक में बनाना है। पहला जो डिब्बे के ऊपर वाई आर कैपिटल, तो इससे पहले डिब्बे के ठीक सामने आपको कैपिटल वाई आर लिखना है। दूसरे डिब्बे के ऊपर कैपिटल वाई स्मॉल आर है, तो वही स्थिति यहाँ पर। तीसरे के ऊपर जो संकेत है वो यहाँ पर, और चौथे के ऊपर दोनों स्मॉल है तो दोनों स्मॉल यहाँ पर। अब ये जो 16 डिब्बे हैं ये कैसे भरेंगे, इसको आप देख लें, समझ लें। ये वाला जो डिब्बा है पहला, इसमें आपके इस डिब्बे के ठीक सामने और इस डिब्बे के ठीक ऊपर जो भी प्रतीक या संकेत आपने इसके लिखे हैं, जो संतति हमें प्राप्त है, उसको आपको करना है। तो यहाँ पर देखें, दोनों कैपिटल वाई वाई है, इसको पहले लिखना है, और दोनों आर आर है तो इसको इस प्रकार से आप लिखेंगे, वाई वाई आर आर। इसी प्रकार दूसरे डिब्बे को भरना है, तो इसमें कैपिटल वाई तो यहाँ पर भी वाई वाई, आर बड़ा आर छोटा। इसी प्रकार तीसरे डिब्बे में हम भरेंगे, तो y बड़ा y छोटा, r बड़ा r बड़ा, ये देखते हैं आप। इसी प्रकार फिर चौथे में अगर देखें तो y बड़ा y छोटा, r बड़ा r छोटा, यानी कि ये वाला जो आपने संकेत दिखा ये सभी डिब्बों के ठीक सामने जाएगा, और इसको भरने के लिए इससे लिया, इसको इसमें रखना, फिर ऊपर वाले को लिया, फिर इसको इसमें लिया, फिर इस ऊपर वाले को लिया, फिर इसमें इसको लिया, ऊपर वाले को लिया, यानी कि ये इन सभी डिब्बों में जाएगा, और सभी डिब्बों के ऊपर जो आपने संकेत लिखे वो इस डिब्बे के अंदर ही भरे जाएंगे। इसी प्रकार ये जो वाई आर है इसको भी चारों डिब्बों में रखना है, और जब इस डिब्बे को भरेंगे तो ये और इसको लाना है, फिर इसको करने के लिए ये आएगा, फिर तीसरे को ये और ये आएगा, चौथे को ये और ये आएगा। इस प्रकार से हम पूरे डिब्बे को, मतलब 16 जो डिब्बे बने हुए, जो खाने बने हुए, इसको हम भरेंगे। तो इनका जो अनुपात है वो आप देखेंगे 9, 3, 3, 1 अनुपात हमको मिलेगा। इसके बाद जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों अनुपात को आपको देखना है, तो वो अनुपात भी आपको इसमें निकाल सकते हैं। हरे बीज कितने, झुर्रीदार बीज कितने हैं, पीले कितने हैं, गोलाकार कितने हैं, क्योंकि इसका सिंबल जो आपने लिया था पहले, प्रतीक चिन्ह जो लिया था वो इस प्रकार से कैपिटल और स्मॉल आर और वाई के रूप में आपने इसका चयन किया है। इस प्रकार से आप कंप्लीट इस पूरे भाग को बड़े आराम से आप भर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आप इसको समझें और अच्छे से जो है वो भर के समझ लें। इस प्रकार से आप इसको देख पाएंगे। तो ये पूरा चेकर बोर्ड अब आप आराम से बैठ कर इसको भरें, इसके अनुपात को देखें। तो मेंडल का जो स्वतंत्र प्रयोग का ये जो नियम है वो इस प्रकार से आप रेखा चित्र और चेकर बोर्ड के माध्यम से समझ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक और प्रश्न है कि मेंडल के पुनर्खोजकर्ता कौन है? तो 3 वैज्ञानिक हैं, एविन वाक शर्मा, और 2 और नाम है जिसे आप आपके नोट में इसको देखें। और इन तीनों ही वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी, और ये प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है। हालांकि अगले मतलब नोट्स में आपने लिख दिया होगा, कार्ल लोरेंस, एरिक वाक शर्मा और एक और है। ऐसे 3 जो हमारे ये वैज्ञानिक हैं, और ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। मेंडल के पुनर्खोजकर्ता कौन कौन हैं? तो एक तो प्रश्न ये ध्यान रखें, पाइसम सेटाइम यानी कि उद्यान मंडल का बोटनिकल नेम, ये याद रखें। आनुवंशिकता का जनक, इसकी छोटी सी परिभाषाएं हैं। मेंडल के संकरण प्रयोग 2 हैं, मेंडल के नियम 3 हैं, और इसके साथ एक और है कि मेंडल के नियमों का क्या उपयोग है। तो यहाँ पर मैंने 4 लाइन नोट में डाल रखी है कि जैसे सुजननी की मानव नस्ल सुधार की एक शाखा है जिसका संबंध भी मेंडल के नियमों से ही है, और मेंडल के नियमों से अच्छे गुणों वाले जो पौधे हैं, मतलब उनका समावेश, मतलब अच्छे गुणों में, यानी कि खराब जो गुण है उसको स्थानांतरित करने के बाद अच्छे गुणों के पौधों का समावेश भी उसमें हो सकता है, यानी कि अच्छी किस्म वाले पौधे का विकास किया जा सकता है, अच्छे लक्षणों का समावेश किया जा सकता है, और इसमें विभिन्नताएं जो हैं उसकी जानकारी भी हमें मेंडल के नियमों से मिली है। तो मेंडल के नियमों के उपयोग जो हैं वो 4 जो मैंने आपको नोट्स के रूप में दे रखे हैं, जो मैंने अभी बताई वही बात है।
और इसलिए आप ध्यान रखें ये चैप्टर भी बहुत ही इजी है, इसको अच्छे से समझ लें जिससे कि आपका तीसरा जो चैप्टर है अनुवांशिकी ये पूरा होता है। और इसके साथ में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जिससे होमवर्क की कॉपी में आपको पूरा करना है, साथ में अध्ययन बिंदु यानी कि विशेष जो पॉइंट्स हैं जिससे आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि छोटे बड़े जो एक नंबर के प्रश्न उसका आधा से ज्यादा आंसर तो आपको उसमें मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर आप अच्छे से समझ लें, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करने हैं जिससे आपका तीसरा जो चैप्टर है वो पूरा होता है। जय भारत, जय हिंद।